हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो चलिए आज हम लोग एक पजल सॉल्व करेंगे और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, और आजकल तो ब्लड रिलेशन मेंस में 5 मार्क्स के भी आने लगे हैं। तो ब्लड रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जिसको हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक पजल सॉल्व करते हैं, फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ब्लड रिलेशन के लिए मैं एक सीरीज भी बनाने वाली हूँ जिसमें 0 टू हीरो सीरीज रहेगी। और अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं या अगर पुराने भी स्टूडेंट्स हैं तो भी अगर आपने केवल वो सीरीज आपने पूरी वॉच कर ली ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने उतने कर लिए, तो उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, लेकिन हाँ जिसको कहते हैं सीखना, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ब्लड रिलेशन का, और उसके बाद हम लोग फिर ब्लड रिलेशन की एक सीरीज भी बनाएंगे, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चलिए फिर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी समझेंगे। वैसे भी मैं वीडियो में क्वेश्चन भले इंग्लिश में रहता है, लेकिन पूरी जो भी मैं बातें करती हूँ वो हिंदी में करती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनको हिंदी समझ में आती है। मुझे भी हिंदी ही समझ में आती है, इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि बीच बीच में जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताती रहूँ वो चीज़ें आपको इस वाली पजल में भी और आगे आने वाली पजल में भी, पजल में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में भी आपको फ़ायदा देती रहे। ठीक है, तो और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक स्ट्रेट लाइन पजल है जिसमें 8 लोग हैं। कुछ लोग जो है नॉर्थ फेस करते हैं, कुछ लोग साउथ फेस करते हैं, ये वाली पजल है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में 8 लोग बैठे हैं। सम ऑफ देम फेजिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम फेजिंग साउथ डायरेक्शन। कुछ नॉर्थ फेस करते हैं, कुछ साउथ फेस करते हैं। आर हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। आर देखो, अब यही जहां ही आपको कोई फिक्स पोजीशन मिल जाए और एंड वाली अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो वहीं से आपको क्वेश्चन को शुरू करना है। देखो, आर हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, आर जो कि एक एक्सट्रीम एंड पे बैठता है, तो उसके यहाँ पे कितने लोग होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसी तरह आर को एक बार इसी एक्सट्रीम एंड में बैठा दो आप। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम एंड पे बैठ सकता है। तो ठीक है, आर को हमने एक्सट्रीम एंड पे बैठा दिया। सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट पे बैठता है। तो अगर आर यहाँ है तो एस के थर्ड राइट पे बैठेगा तभी तो होगा। और अगर एस के थर्ड राइट पे आर इस तरफ आ रहा है, मतलब एस क्या है? एस साउथ फेसिंग है। सिमिलरली एस के थर्ड राइट पे आर, एस को अगर आप यहाँ बैठा रहे हो तो एस क्या होगा? नॉर्थ फेसिंग होगा, और एस के थर्ड राइट पे आ गया आर भी। ठीक है, वाई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, इसको अभी हम नहीं बैठा सकते तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि वी के सेकेंड राइट पे वाई बैठता है। ठीक है, वी के सेकेंड राइट पे कौन बैठता है? वाई बैठता है। ओनली 3% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू और वाई के बीच में केवल 3% बैठेगा। वाई हु डजंट सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब वाई जो है वो एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, वाई जो है वो एंड पे नहीं आएगा, वो हम यहीं पे लिख लेते हैं। अब देखिए, वाई को एंड पे नहीं आना है तो वो हमने यहीं पे नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला है? वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट पर वी बैठता है। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियोस में बताया है कि जब भी क्वेश्चन में यू और वी दोनों के बारे में बातें की जाए तो हमेशा यू को ऐसे लिखना, क्योंकि जब आप यू और वी लिखते हो ना, और अगर यू में कुछ ऐसा सिंबल नहीं लगाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो बाद में कि हमने ये किसके बारे में लिखा, यू के बारे में लिखा है या वी के बारे में लिखा, और आपकी जो 5 मिनट की 10 मिनट की कंडीशन लिखने की जो भी मेहनत होती है वो पूरी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इससे आपका पजल सॉल्व नहीं भी होता है, फिर आप पैनिक हो जाते हो और एग्जामिनेशन में सब गड़बड़ हो जाती है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें ही एग्जामिनेशन में गड़बड़ कराती हैं। ठीक है, तो V sits third to the left of U, who is an immediate neighbor of W। अब मैंने ये भी बताया अपनी पहली वीडियोस में भी, जो लोग वीडियो फुल वॉच करते होंगे उनको पता होगा कि हु और विच जो है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे भी जो हु आया है वो यू के लिए आया है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू जो कि इमीडिएट नेबर है डब्ल्यू का, मतलब यू और डब्ल्यू जो है वो दोनों साथ साथ बैठेंगे। ठीक है,
अब आता है V डज नॉट फेस साउथ, मतलब V साउथ नहीं फेस करता, दैट मीन्स V इज नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, V नॉर्थ फेस कर रहा है। T सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X, X के सेकेंड लेफ्ट पे बैठता है T, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, हु किसके लिए आया, अब आप खुद सोचो, हु आया X के लिए, ठीक है, हु, हुज, हुम, ये तीन शब्द होते हैं, ठीक है, ये तीन शब्द ऐसे होते हैं जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। तो X हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, मतलब X जो है वो W के थर्ड राइट पर कौन बैठता है, X बैठता है। देखो जहां W की बात की गई थी वहीं पे मैंने ये नोट किया है, ठीक है, ताकि जैसे ही हम W को सेट करने जाए हम तीनों चीजें को एक साथ सेट कर ले, ठीक है। R सिट्स लेफ्ट ऑफ T, R जो है वो T के कहीं ना कहीं लेफ्ट पे बैठता है, ठीक है, T के कहीं ना कहीं लेफ्ट पे बैठता है R, ठीक है, कहीं ना कहीं लेफ्ट पे, अब इमीजिएट नहीं है तो इसलिए हमने ये एरो दे दिया, T के कहीं ना कहीं लेफ्ट पे बैठता है R, एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ T, और ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन भी फेस करते हैं, ठीक है। Y फेजेस नॉर्थ डायरेक्शन, Y जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि Y जो है नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है। तो देखो अब हमने सारी की सारी कंडीशन नोट कर ली, अब हम फटाफट से पजल को बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी पजल आप बनाओ, अब इसमें आप कहाँ से शुरू करोगे, ये कैसे समझोगे, देखो जिसमें ज्यादा गैपिंग हो, देखो इसमें सबसे ज्यादा गैपिंग किधर है, इधर है, W और Y के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और W के बारे में ही बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, ठीक है, तो इसी से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, W और Y के बीच में 3 लोग हैं, तो मान लो अगर आप W यहाँ लिखते हो 1 2 3, Y को यहाँ पे लिखते हो, एक ये कंडीशन हो गई, ठीक है। और एक बार हो सकता है कि W यहाँ पे लिखो 1 2 3, Y को यहाँ पे लिखो। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी हो सकता है कि W और Y ऐसे ऐसे भी आ सकते हैं कि Y यहाँ आ जाए, W यहाँ आ जाए, लेकिन और कोई कंडीशन बनेगी क्या कि W यहाँ पे लिख दो तो 1 2 3 Y और Y यहाँ, W यहाँ नहीं बन सकती, तो केवल 2 ही जगह बनती है, ठीक है। तो एक बार आप W एंड Y को ऐसे रखो, 1 2 3 W और Y को ऐसे रख दो, ठीक है। और एक और आप पॉसिबिलिटी बना लो कि W Y को यहाँ पे 1 2 3 W एंड Y को यहाँ पे रख लो, ठीक है, ऐसे आप बना लो। अब एक चीज बोला था, अब यहाँ पे भी ऐसे ही सेट कर लेते हैं कि एक बार W Y को यहाँ रख लेते हैं, एक बार W Y को यहाँ रख लेते हैं, सिमिलरली एक बार W Y को यहाँ पे रख लेते हैं और एक बार W Y को यहाँ पे रख लेते हैं। तो W Y 1 2 3 W Y, और एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हम लोग, 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी हमारी। W Y यहाँ 1 2 3 W Y यहाँ पे, तो ये वाली हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई, ठीक है। W और Y के बीच में आ गए 3 लोग। अब देखो U W, तो अभी हम इसको नहीं फिक्स करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस बन जाएंगी, तो इसको अभी हम स्किप करें और इसको अभी हम छोड़ के रखेंगे, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। W के थर्ड राइट पे X, तो अगर हम W को यहाँ बैठाते हैं तो W के थर्ड राइट पे X ना तो यहाँ आएगा ना तो वहां आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में तो W मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता, तो मतलब W यहीं पे बैठेगा और Y यहीं पे बैठेगा, तो W के थर्ड राइट पे X कहाँ पे आएगा, 1 2 3, W के थर्ड राइट पे X यहाँ आएगा क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो जब W के थर्ड राइट पे X यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब W क्या है, साउथ फेसिंग है, राइट। उसी तरह अब यहाँ पे देखो W को यहाँ बैठाते हैं अगर, तो 1 2 3 थर्ड राइट पे X आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, W क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा, फिर Y की यही जगह बचेगी। लेकिन अगर आप W को यहाँ बैठाओगे तो 1 2 3, क्या X यहाँ पे जगह है, आने की नहीं है, और X इस साइड भी नहीं आ सकता, मतलब W यहीं पे आएगा और X यहीं पे आएगा। अब उसी तरह आप इसमें भी सॉल्व कर लो कि W को अगर आप यहाँ बैठाओगे तो 1 2 3 X यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर आप W को यहाँ बैठाते तो ना तो X इस तरफ आ पाएगा, सॉरी, इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि W को आप यहाँ बैठाओ तो 1 2 3 X यहाँ पे भी आ सकता है, और अगर आप W को यहाँ बैठाओगे तो 1 2 3 X यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस कंडीशन में W को अगर आप यहाँ बैठा तो 1 2 3 X यहाँ पे भी आ सकता है, और W को अगर आप यहाँ पे बैठा रहे हो तो 1 2 3 X यहाँ पे भी आ सकता है,
दैट मीन्स हम लोग यहाँ से अभी 2 पॉसिबिलिटीज़ और भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से 2 पॉसिबिलिटी और ही बना लेते हैं, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी आप बना लोगे आपको समय कम लगेगा, और अगर नहीं बनाओगे यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो देखो आर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और एक केस में आर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक बार डब्लू को यहाँ पे रखो 2 3, वाई को आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। और उसी तरह से एक बार आप जब यहाँ पे डब्लू रख दे यहाँ वाई रख दे, तो इस केस में यहाँ वाई रख दो, यहाँ पे डब्लू रख दो, ठीक है। अब इस केस में क्या करो, एक बार डब्लू यहाँ रख दो 1 2 3, वाई को यहाँ पे रख दो, और इस केस में यहाँ पे एक बार वाई रख दो, यहाँ पर एक बार डब्लू को रख दो, ठीक है। पॉसिबिलिटी बन रही है ज़्यादा, पर उतनी ही जल्दी एलिमिनेट भी हो जाएगी, ठीक है। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, कंडीशन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया डब्लू और वाई के बीच में 3 लोग, ठीक है। अब बोला कि डब्लू के थर्ड राइट पे एक्स, तो इस केस में डब्लू के थर्ड राइट पे एक्स, तो 1 2 3 एक्स यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डब्लू नॉर्थ फेसिंग है। इस केस में डब्लू के 1 2 3 राइट पे एक्स यहीं पे आएगा और कहीं जगह नहीं, मतलब डब्लू साउथ फेसिंग है। इस केस में डब्लू के 1 2 3 थर्ड राइट पे एक्स आएगा, मतलब डब्लू साउथ फेसिंग है। और इस केस में डब्लू के थर्ड राइट पे मतलब 1 2 3 एक्स यहाँ पे आएगा, मतलब डब्लू क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। डब्लू के थर्ड राइट पे कौन आ गया, एक्स आ गया। अब एक चीज बोला था कि यू और डब्लू क्या होंगे, साथ में होंगे। तो अभी देखो डब्लू की यहाँ 2 जगह पे यू आ सकता है, तो अभी इस चीज को हम स्किप करते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्स के सेकेंड लेफ्ट पे टी, तो इस केस में एक्स के सेकेंड लेफ्ट पे टी केवल यहीं पे आ सकता है। अब क्योंकि टी इस तरफ आया तो मतलब एक्स साउथ फेसिंग, इस केस में एक्स के सेकेंड लेफ्ट पे टी यहीं आ सकता है, मतलब एक्स नॉर्थ फेसिंग है। एक्स के सेकेंड लेफ्ट पे टी इस केस में यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, तो अभी हम इसको नहीं यहाँ पे नहीं बैठाएंगे कहीं पे भी। इस केस में दोनों तरफ आ सकता है, तो अभी इसको भी हम स्किप करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स के सेकेंड लेफ्ट पे टी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। इस केस में भी एक्स के सेकेंड लेफ्ट पे टी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अभी इस चीज को हम लोग स्किप करते हैं। अब क्या बोला कि u के थर्ड लेफ्ट पे आएगा y, सॉरी u के थर्ड लेफ्ट पे आएगा v। तो देखो u, अगर आप u और v के बीच में मतलब क्या होगा, 2 लोग हो गए, तो यहाँ पे क्या कहीं जगह बची u के थर्ड लेफ्ट पे v को बैठाने की। u को मान लो यहाँ रखो तो थर्ड लेफ्ट पे v कहीं लिखने की जगह नहीं, यहाँ पे भी कहीं लिखने की जगह नहीं, और यहाँ पे भी u को रखोगे तो u के थर्ड लेफ्ट पे v रखने की कहीं जगह नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन एलिमिनेट हो गई। सेम चीज इसके भी साथ है कि u को अगर आप यहाँ रखोगे तो v को रखने की कहीं जगह नहीं, यहाँ पे भी u रखो तो v को रखने की कहीं जगह नहीं, यहाँ पे भी u रखो तो v रखने की कहीं जगह नहीं, मतलब ये कंडीशन भी एलिमिनेट हो गई। देखो कितनी फटाफट से कंडीशन को एलिमिनेट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में u को अगर आप यहाँ रख रहे हो तो v के लिखने की कहीं जगह नहीं, u को अगर आप यहाँ रख रहे हो v के लिखने की कहीं जगह नहीं, तो ये कंडीशन भी एलिमिनेट हो गई। इस केस में भी u को अगर आप यहाँ रख रहे हो तो v के रखने की कहीं जगह नहीं, u को अगर आप यहाँ रख रहे हो तो v को रखने की कहीं जगह नहीं, ये कंडीशन भी एलिमिनेट हो गई। अब इस केस में u के थर्ड लेफ्ट पे v यहाँ पे आ सकता है, u के थर्ड लेफ्ट पे v यहाँ पे भी आ सकता है। इस केस में भी देखो u के थर्ड लेफ्ट में v यहाँ पे भी आ सकता है, u के थर्ड लेफ्ट में भी v यहाँ पे आ सकता है, मतलब यही दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारी सही बनेगी, राइट। अब एक चीज बोला गया था कि y जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो y को आप नॉर्थ फेसिंग दिखा दो। और बोला क्या कि v के सेकेंड राइट पे क्या आएगा, y आएगा। तो यहीं पे एक जगह है कि v के सेकेंड राइट पे y आ जाए, तो अगर v के सेकेंड राइट पे y इस तरफ आ रहा है मतलब v क्या है, नॉर्थ साउथ फेसिंग है। इस केस में v के सेकेंड राइट पे y अगर यहाँ आ रहा है तो v क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। तो v के सेकेंड राइट पे आ गया y। अब u और w साथ में आप बैठा सकते हो, u और w को साथ में बैठा दिए, ये वाली कंडीशन भी एलिमिनेट हो गई। और बोला था कि x के सेकेंड लेफ्ट पे t आएगा, तो x के सेकेंड लेफ्ट पे t अगर यहाँ पे आ रहा है तो x के सेकेंड लेफ्ट पे t यहाँ पे आ रहा है, मतलब x जो है साउथ फेसिंग है। यहाँ पे अगर x के सेकेंड लेफ्ट पे t यहाँ पे आ रहा है, मतलब x जो है नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। तो x के सेकेंड लेफ्ट पे t भी आ गया, u के थर्ड लेफ्ट पे v भी आ गया, और v क्या बोला गया था कि v क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा, पर इस केस में क्या हो गया, v साउथ फेसिंग दिखा रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। और बोला था t के कहीं ना कहीं लेफ्ट में आ रहा है r, तो अगर यहाँ पे आ रहा है t के इस तरफ अगर r आ रहा है तो मतलब t क्या है, साउथ फेसिंग है, तभी तो t के लेफ्ट में r आ रहा है। ये भी बोला था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये साउथ फेस करेगा, ठीक है। तो u के थर्ड लेफ्ट पे v किधर आया, इस तरफ आया है, तो अगर v इस तरफ आया है तो मतलब u किस तरफ फेस कर रहा है, u साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी सबकी डायरेक्शन, सबकी जगह, सब कुछ फिक्स हो गई है और ये पजल हमारी सॉल्व हो गई है। देखा कितनी ट्रिकी पजल थी ये वाली।
तो इस टाइप की पजल आपकी ज़रूर मेंस में आ सकती है, हो सकता है एक आध पैरामीटर्स भी दे दे, ठीक है। तो इसकी पजल की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब फटाफट से हम लोग एक छोटी सी ब्लड रिलेशन की पजल को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि EFGHIJ 6 पर्सनस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें से E और F जो है वो मैरिड कपल्स है। तो देखिए मैं अब आपको बता दे रही हूँ कि जब भी मैं ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो मैं मेल को हमेशा प्लस से डिनोट करती हूँ, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मुझे भी ऐसा ही सिखाया गया था। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मत करिएगा कि मेल प्लस फीमेल माइनस, आप कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी, ठीक है। और फीमेल को माइनस से हम डिनोट करते हैं। जब कभी किसी को कहते हैं हस्बैंड वाइफ बताना है तो उन दोनों को ऐसे साथ में लिखेंगे। अगर उन दोनों को भाई बहन बताना है तो ऐसे लिखेंगे। अगर उनके बच्चे, किसी के बच्चे के बारे में बताना है तो ऐसे लिखेंगे कि ये जो है ये माता पिता, ये दोनों या तीनों उसके बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे में चलिए क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ के सॉल्व करते हैं। EFGHIJ आर 6 फैमिली मेंबर्स, 6 फैमिली मेंबर्स हैं। E और F जो है मैरिड कपल है। जैसा कि मैंने बताया मैं मैरिड कपल्स को ऐसे ही लिखती हूँ, दोनों लोग मैरिड कपल है। I इज सिस्टर ऑफ H, I सिस्टर है H की, तो I सिस्टर है H की, ऐसे ही लिखती हूँ, मैंने पहले ही बताया था। F इज डॉटर इन लॉ ऑफ J, J की डॉटर इन लॉ है F, मतलब F क्या है, फीमेल है, तो उसका कोई ना कोई हस्बैंड होगा। हमें पहले से पता था EF मैरिड कपल है, तो मतलब उसका हस्बैंड कौन है, E है, ठीक है। तो F इज डॉटर इन लॉ ऑफ J हु इज ग्रैंड मदर ऑफ I's ब्रदर। तो J जो है वो ग्रैंड मदर है I के ब्रदर की, तो I के ब्रदर की, मतलब H क्या है, उसका ब्रदर है, इसकी ग्रैंड मदर है J, ठीक है। H इज द ओनली सन ऑफ G, H जो है वो किसका सन है, वो G का सन है, मतलब इनका बच्चा नहीं है H और I। तो मतलब J का एक बच्चा होगा G, जिसके 2 बच्चे होंगे I और H, ठीक है। जी हु इज ब्रदर ऑफ ई, जी क्या है, ई का ब्रदर है, ठीक है। जी क्या है, ई का ब्रदर है। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू आई, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जी इज फादर ऑफ आई, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, प्री में आते हैं, मेंस में भी आते हैं। मेंस में थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। मैं आपको सारे के सारे जब सीरीज पढ़ाऊंगी ना ब्लड रिलेशन की, तो आपको सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। आज काफ़ी हार्ड लेवल के पजल्स हो गए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।